नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं सप्लाई की। आज बात करने जा रहे हैं ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका द्वारा किया गया मौजूदा वक्त में सबसे बेहतरीन ऑपरेशन है। इसमें एयरफोर्स के 125 जहाज़ों का इस्तेमाल हुआ और ये अपनी तरह में ही एक अनोखा ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों को पूर्णतः ध्वस्त किया, जिसमें नतांज, इस्फहान और फोर्दो शामिल हैं। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया। हुआ यह कि 9 स्टेल्थ B-2 बॉम्बर्स अमेरिका के व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस मिसूरी से उड़ते हैं, 2 दक्षिण दिशा की तरफ जाते हैं, ये हवा में ही रिफ्यूल करते हैं और 7 चुपचाप बिना कोई सिग्नल छोड़े पूर्व दिशा की ओर ईरान की ओर बढ़ते हैं। ये जो 2 स्टेल्थ बॉम्बर्स पश्चिम दिशा की तरफ पैसिफिक ओशन की तरफ जा रहे थे, इनका उद्देश्य ही था दुनिया के सामने आना, ताकि दुनिया का ध्यान बाकी के 7 पे ना जा पाए। उसके बाद 22 जून की सुबह 2:15 पे 16 बंकर बस्टर बॉम्ब्स, जिसे GBU-57 भी कहते हैं, ईरान की इन 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर डाले जाते हैं और ये बॉम्ब्स इन्हें पूर्णतः ध्वस्त कर देते हैं। इसमें करीब 16 बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल हुआ। 14 गिरे फोर्दो में, 2 गिरे नतांज में और लगभग 13 क्रूज मिसाइल का उपयोग हुआ इस्फहान के न्यूक्लियर साइट्स को खत्म करने में। जब तक ईरान को कुछ समझ आता, ये B-2 बॉम्बर्स अपना काम करके जा चुके थे। इस ऑपरेशन में लगभग 37 घंटे लगे ईरान से अमेरिका, अमेरिका से ईरान ये ऑपरेशन करने में। और इसके कारण ईरान को इतना भारी नुकसान हुआ है कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर ख्वाबों को छोड़ दे तो बेहतर ही होगा। ये प्रोग्राम इतना पीछे जा चुका है जिसके कारण ईरान को ये कैचअप करने में बहुत दिक्कत आने वाली है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का जो रेखा स्वरूप है वो ऑपरेशन सिंदूर से बहुत मिलता जुलता है। 7 मई को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जब हमला किया था, तो उससे पहले उन्होंने भी एक डिसेप्शन का सहारा लिया था। हुआ था कि कुछ प्रॉक्सी प्लेन्स ऑटो पायलट मोड पे पाकिस्तान की एयर स्पेस में छोड़े गए थे। उन्हें पाकिस्तान ने ध्वस्त जरूर किया था, पर उनका लक्ष्य ये था कि पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस साइट्स हैं उनके लोकेशन का पता करना, और वो उसे करने में सक्षम रहे। जब एयर डिफेंस साइट्स का हमें पता लग गया तो भारतीय वायुसेना ने उन्हें भी ध्वस्त किया था, जिससे पाकिस्तान कोई भी सरफेस टू एयर मिसाइल भारतीय जहाजों पे ना फेंक पाए। वैसा ही कुछ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में हुआ। तो अगले दिन होता यह है कि ईरान बदला लेने के लिए कतर के ऊपर ICBM मिसाइल छोड़ता है, लगभग 13। जो मिसाइल इसराइल की तरफ गई उससे इसराइल में काफी नुकसान हुआ, परंतु कतर की तरफ जो भी मिसाइल्स गई उनका हवा में ही ध्वस्त होना लाजमी था। कतर का एयर डिफेंस सिस्टम बेहतरीन था, जिससे कारण कोई भी मिसाइल उनकी जमीन पे ना गिर पाई। दरअसल लक्ष्य अमेरिका की बेस थी जो कि कतर में है, जिसे ईरान अपने लोगों को बताना चाहता था कि हम भी बदला लेने में सक्षम हैं, हम कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम अपना बदला जरूर लेंगे। परंतु उससे पहले ही ईरान ने कतर को बता दिया था कि हम ये करने वाले हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये एक तरह की नोरा कुश्ती थी, कुछ तुम मारो कुछ हम मारेंगे। उसके बाद क्रेडिट जीवी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और अमेरिका और ईरान के मध्य सीज फायर की घोषणा कर देते हैं। तब तक ईरान कुछ मिसाइल इसराइल पे छोड़ चुका था, जिससे इसराइल में नुकसान हुआ। पर होना क्या था, इसराइल ने भी अपना बदला लेना था। इसराइल ने बदले में तेहरान में बहुत भयंकर बॉम्बिंग की। इससे ट्रंप बहुत आग बबूला हो गए और तरह तरह की बातें ट्विटर पे लिखने लगे, जिसे अब एक्स कहते हैं। 2 देशों के बीच मध्यस्थता हो या ना हो, उसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को लेना ही होता है। ट्रंप की ये जो क्रेडिट लेने की आदत हो चुकी है ये बहुत अनोखी है। वह एक मेगालोमैनियाक है जिनको हर समय अटेंशन चाहिए, चाहे अच्छी बात पे हो या बुरी बात पे हो। इसके बाद दोनों देश शांत जरूर हो गए। इसराइल को ईरान में सत्ता परिवर्तन करना है, जिसके लिए उसे अमेरिका के सहारे की जरूरत है, और वो अमेरिका को किसी तरह से नाराज नहीं करना चाहता। और ईरान की इतनी कुटाई हो चुकी है कि युद्ध विराम या सीज फायर उसके लिए विजय से कम नहीं है। ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो गई, उनकी एयरफोर्स को भयंकर नुकसान हुआ, और उनकी बेशकीमती 3 न्यूक्लियर साइट्स को इतना भयंकर नुकसान हुआ है कि अगर युद्ध विराम ना होता तो ईरान की और भयंकर कुटाई हो सकती थी। मिडिल ईस्ट के देशों में जो ये शांति होती है ये बहुत क्षणिक होती है, ये कुछ फिक्स नहीं होती। किसी भी बात पे 2 देश आपस में लड़ने लग पड़ते हैं, जैसे सऊदी अरब और यमन के केस में हम देख सकते हैं।
जब शांति होती है तो पूरी शांति होती है, जब नहीं होती तो कुछ ना किसी बात पे ये दो देश आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। ये चीज इसराइल और ईरान के बीच भी होगी। जब इसराइल कुछ अच्छे हथियार जुटा लेगा, अपने नुकसान की भरपाई कर लेगा, और जब ईरान कुछ अच्छी मिसाइल्स बना लेगा, तो ये दोनों देश दोबारा ये युद्ध को कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। नहीं तो ईरान अपने प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह, हमास और हूती के जरिए इसराइल में कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर करेगा, चाहे वो 7 अक्टूबर 2023 जैसी ही क्यों ना हो। फिर से कहता हूँ, मिडिल ईस्ट में शांति क्षणिक होती है। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इनके पास तेल है और तेल के लिए लड़ाई होना कोई नई बात नहीं है। ये लगाव 1960 के दौर से हम देखते आए हैं। इसराइल का उद्देश्य ईरान में सत्ता परिवर्तन करना और उसके न्यूक्लियर ठिकानों को ध्वस्त करना था। न्यूक्लियर ठिकाने तो ध्वस्त हो चुके हैं, सत्ता परिवर्तन कभी न कभी जरूर होगा। उसके लिए इसराइल लगा हुआ है। और मैं मानता हूं कि कभी न कभी कुछ ऐसी खबर जरूर आएगी जिसमें हम सुनेंगे कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनी या तो रिजाइन कर गए या किसी कारण से उनकी मृत्यु हो गई। इसराइल अपने लक्ष्य को कैसे भी पा लेने के लिए मशहूर है। इसराइल ने आज तक ऐसे ऐसे ऑपरेशन किए हैं जो कि किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसे लगते हैं। यह युद्ध यहीं पे रुकने वाला नहीं है। इसराइल को ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहिए और अमेरिका को उसके तेल के कुएं। तो यह होगा कब, यह भविष्य तय करेगा। फिलहाल के लिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरी कुछ सहायता करना चाहते हैं तो QR कोड स्कैन कीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।